उसने देखिए क्या बोल रहा है। उसने कह रहा है कि ना रोम एंड पिलर स्टोप bench blasting is conducted using a NFO and having a density of 1800 kg per meter cube. The specific gravity of rock दिया हुआ है 2.5 और होल का डायमीटर दिया है 200 mm और स्पेसिंग टू बर्डन रेशियो दिया है 1:5। तो मान लेते हैं हम लोग बर्डन बी है तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा 1.5 भी हो जाएगा। ये ठीक है ना। और चार्ज लेंथ ऑफ ईच ब्लास्ट होल इज 80% ऑफ द होल लेंथ। तो होल लेंथ यहाँ पे कुछ आपका सबग्रेड ड्रिलिंग तो दिया नहीं है तो जो बेंच हाइट है उसी को होल लेंथ मानेंगे। तो बेंच हाइट बी एच है, बी मान लेते हैं। तो चार्ज लेंथ एल कितना हो जाएगा 0.8 बी हो जाएगा। बोलिए। हम्म। हो जाएगा ना। चलिए। तो बर्डन अगर बी है तो स्पेसिंग 1.5 टाइम ऑफ बर्डन दिया है क्योंकि लिखा है स्पेसिंग डिवाइड बाय बर्डन रेशियो है। स्पेसिंग इज टू बर्डन रेशियो है आपका 1.5। तो बर्डन अगर बी है तो स्पेसिंग हो जाएगा 1.5 बी। और बेंच हाइट अगर बी है, यहाँ सबग्रेड ड्रिलिंग नहीं है, तो इस केस में लिखा है कि जो चार्ज लेंथ है एल वो 0.8 80% ऑफ द होल लेंथ है 0.8 बी। ठीक है, समझ में आया। और डिजायर्ड पाउडर फैक्टर हम लोग को निकालना है। पाउडर फैक्टर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 0.5 केजी पर टन। ठीक है। इस ऊपर हम लोग कह रहे हैं एक्सप्लोजिव क्वांटिटी रहेगा तो एक्सप्लोजिव क्वांटिटी कितना होगा पाई डी कितना है डी आपका है 200 mm। ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा। पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू चार्ज लेंथ कितना दिया है 0.8 बी इंटू इसका डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया है एक्सप्लोजिव का 800 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 800। समझ में आया ना। डिवाइड बाय आपका एक ब्लास्ट होल से कितना एक्सप्लोजिव निकल रहा है कितना रॉक निकल रहा है। तो कितना होता है बर्डन इंटू स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना दिया है 1.5 दी इंटू बेंच हाइट कितना दिया है बी इंटू ये तो वॉल्यूम हो गया ऑफ रॉक फ्रॉम वन ब्लास्ट होल इंटू इसकी डेंसिटी। डेंसिटी कितना है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया 2.5 है ना। तो कितना होता है 2.5 टन पर मीटर क्यूब होता है तो नीचे टन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको बेंच हाइट बी एच लिख देते हैं बीबी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बेंच हाइट बी एच। तो बेंच हाइट ऊपर नीचे कट गया। हम्म। तो ये बी उधर ले आएंगे तो बी स्क्वायर उधर उधर चला जाएगा। बाकी इसको इधर ले आके सॉल्व करिए। पाई इंटू 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 0.8 इंटू 800 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 0.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5। ये ना होगा तो 20 को सॉल्व करिए कितना आएगा। करीब करीब आ जाएगा आपका 10.723। तो बर्डन आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आएगा 3.27 के आसपास। ठीक है, और वहीं आपका स्पेसिंग निकालेंगे तो 1.5 टाइम वो बर्डन होगा इंटू 1.5 इंटू 3.27। ये आपका आ जाएगा 4.91। ठीक है, इसमें से चेक करेंगे किसके करीब है। ऑप्शन ए सबसे करीब है इसके तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये है कि वही पाउडर फैक्टर का प्लीज राइट फॉर्मूलाज। यार फॉर्मूला क्या होता है पाउडर फैक्टर का।
कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव। अगर एक ब्लास्ट होल की बात करें तो ऊपर भी एक ब्लास्ट होल करेगा, नीचे भी एक ब्लास्ट होल करेगा, डिवाइड बाय। और या फिर रॉक जो भी है ओबी। ठीक है, और या रॉक जो भी है एक्सकेवेटेड, ब्लास्टेड, जो भी लिख सकते हैं, एक से निकलेगा। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू चार्ज लेंथ एल इंटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव। देखिए ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4 और इंटू एल, ये सिलेंड्रिकल होता है ना एक तरीके से अपना बोरहोल। तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये एरिया हो गया इसका, इंटू एल कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा इंटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव। और नीचे क्या होता है, बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू बेंच हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक। रॉक यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में लेते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोग केजी चाहिए होगा, वो यूनिट हम लोग देख लेते हैं किस किस यूनिट में, जैसे केजी पर टन में निकालना है तो उस हिसाब से। और यहाँ पे आपका टन पर मीटर क्यूब में। ठीक है, यही हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट किए हैं, हो गया। क्या लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताइए। क्या विशाल लास्ट वाला। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। यार क्या बोल रहे हो लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज किया है। इसको आप लोग खुद सॉल्व करिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जाए। इसमें देखिए क्या दिया है, वही कह रहा है, इन रूम एंड पिलर स्टोव बेंच ब्लास्टेड इज कंडक्टिंग यूजिंग एनफो हैविंग a डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी इसमें चेंज कर दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, होल डायमीटर चेंज हो गया है, बर्डन स्पेसिंग रेशियो सेम है, चार्ज लेंथ भी वही है, आपका 80% ऑफ होल लेंथ, फॉर डिजायर्ड पाउडर फैक्टर चेंज कर दिया है। पाउडर फैक्टर क्या है, पाउडर फैक्टर आपका क्या है, केजी पर टन में 0.4 दिया हुआ है। ऊपर चार्ज लेंथ हम लोग लिखेंगे पाई, डायमीटर देख रहे हैं ना, डायमीटर दे दिया हुआ 100 mm, हो जाएगा 0.1 मीटर। तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटू चार्ज लेंथ, वही फिर वही है, चार्ज लेंथ एल है, 0.8 टाइम ऑफ बेंच हाइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 80% ऑफ द होल लेंथ। ठीक है, हाँ सेम है, क्वेश्चन सेम है, लिख दे रहा हूँ एक बार, इंटू डेंसिटी 700 डिवाइड बाय बर्डन इंटू स्पेसिंग 1.5 टाइम ऑफ बर्डन दिया हुआ है, स्पेसिंग दिया हुआ है, बर्डन इंटू बेंच हाइट बी एच इंटू डेंसिटी 2.5 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो बेंच हाइट कट जाएगा, बर्डन स्क्वायर आपको आ जाएगा 93, 2.93 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका बर्डन आ जाएगा 1.7, और स्पेसिंग जो है 1.5 टाइम ऑफ बर्डन, वो आ जाएगा 1.5 इंटू 1.7, ही आ जाएगा करीब 2.56 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया ना। ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहे थे विशाल। हम्म, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम्म, क्या डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
बी स्क्वायर के बाद एक वैल्यू दिया है, एक इक्वेशन इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर का वैल्यू ये आया तो बी का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? ऑप्शन चेक से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, सही कह रही हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो वो है वो तो पता होना चाहिए ना। मान लो अगर सब दे दिया, अगर स्पेसिंग जो है आपका 1.5 टाइम बर्डन है, तब तो नहीं होगा ना। गेट में बेसिकली नहीं देगा, गेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देंगे जिसमें ऑप्शंस आपके ऐसे रहे, बहुत कम चांस है। ठीक है। यहाँ पे तो यही देख लीजिए, स्पेसिंग कम लिखा है बर्डन से, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इन दोनों में देख लीजिए, 1.6 का 1.5 टाइम क्या होगा? हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, सही कह रही हो, ऑप्शन चेकिंग जहाँ लगा सकते हैं लगाइए, टाइम बचाना है, आगे क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन चेकिंग जहाँ लगा सकते हैं लगाइए। बेसिकली गेट में लेकिन वैसे नहीं देगा, मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है? द सेल वैल्यू ऑफ ओर फ्रॉम एन ओपन पिट माइन 500 रुपया पर टन है। कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग रेशियो, स्ट्रिपिंग कॉस्ट is rupees 200 per ton and if the cost of stripping is 950 rupees per मीटर क्यूब। मतलब वही है कि कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग मतलब ओवरबर्डन रिमूवल का कॉस्ट है, वो भी रिमूवल। और ये आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग है, किसका माइनिंग करेंगे हम लोग? जो भी ओर है, ओर के माइनिंग का। और उसका ये तो मान लीजिए, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है? ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो एक्स है, मान लेते हैं एक्स मीटर क्यूब पर टन। और मान लेते हैं कि 1 टन आपका ओर निकालना है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू जीरो हो जाता है ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो 1 टन कोयल निकालें, उसको बेचेंगे, कितना रुपए कमाएंगे? 5,000। तो 5,000 इंटू वन, और वो किसके बराबर होगा? कॉस्ट ऑफ ओर, कॉस्ट ऑफ ओर कितना है? रुपीज 200, 2,000 पर टन। 1 टन निकल रहा है, प्लस अगर आपका 1 टन कोयला निकल रहा है तो एक्स मीटर क्यूब पर टन है, तो कितना होगा? एक्स मीटर क्यूब पर ओर निकलेगा, क्योंकि एक्स आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है, और हम लोग ये माने कि 1 टन और निकल रहा है, तो एक्स मीटर क्यूब और निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 950 हो जाएगा। 950, एक्स बराबर 3,000, एक्स बराबर 3,000 डिवाइड बाई 950। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा? 3.16। तो 3.16 मीटर क्यूब पर टन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 टन कोयला निकालने के लिए हम लोग को 3.16 मीटर क्यूब ऑफ वो भी निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट तक हम लोग का इकोनॉमिक वैल्यू जीरो है। इससे कम हम लोग अगर निकालेंगे प्रॉफिट में रहेंगे, इससे ज्यादा जाएंगे तो हम लोग का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 टन के लिए हम लोग को 3.16, फॉर्मूला लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका? ये तो समझ में आया ना कि एक्स मीटर क्यूब पर टन हम लोग मान लिए स्ट्रिपिंग रेशियो है, और ये भी मान लिया कि 1 टन और निकल रहा है। तो 1 टन और निकल रहा है तो एक्स मीटर क्यूब आपका वो भी निकलेगा, वो भी है स्ट्रिपिंग कॉस्ट। अब क्या दिया है? सेल वैल्यू ऑफ ओर दिया हुआ है, सेल वैल्यू ऑफ दिया है ना, तो सेल वैल्यू इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ माइनिंग प्लस स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये निकाले, सेल वैल्यू है 500 रुपये पर टन 1 टन के लिए, 5,000 रुपये पर टन 1 टन के लिए 5,000। कॉस्ट ऑफ माइनिंग 2,000 रुपये पर टन 1 टन के लिए 2,000 इंटू वन। और कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग 950 पर मीटर क्यूब, तो एक्स मीटर क्यूब के लिए इतना, यहाँ से ये आ जाएगा।
ठीक है भाई, इंग्लिश ऐड कर दूंगा। तू पहला क्लास ले रहा है क्या मेरा? किरण इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ माइंड? ब्रेक इवन का मतलब ये होता है बेसिकली कि जिस पॉइंट पे आपका इकोनॉमिक वैल्यू जीरो हो जाता है, ना कि प्रॉफिट होता है ना कि लॉस होता है। और देखिए, आपको 1 टन कोयला निकालने के लिए ये क्या आया है, 3.14 मीटर क्यूब ऑफ ओबी आप लोग को आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। अगर अगर हम लोग 1 टन कोयला निकालने के लिए इससे ज्यादा ओबी नहीं हम लोग रिमूव करेंगे, मान लीजिए 5 मीटर क्यूब, तो हम लोग को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इससे ये रहेगा 2 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट रहेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग को प्रॉफिट रहेगा, यहाँ पे लॉस होगा। और इस पॉइंट पे ना कि प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग नहीं पढ़े हैं? आपका उसमें भी आपका आता है, इवेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आता है। अरे एक बार रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि आपका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है। इसमें तीन चीज हम लोग को जरूरत पड़ता है। एक की आपका सेलिंग कॉस्ट ऑफ ओर क्या है, आपका माइनिंग कॉस्ट ऑफ ओर क्या है, और आपका तीसरा क्या है कि आपका ओबी रिमूवल का कॉस्ट क्या है। तो देखिए, तीनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक्स मीटर क्यूब हम लोग मान लेते हैं पर टन ऑफ स्ट्रिपिंग रेशियो है। और मान लेते हैं 1 टन हम लोग का और निकल रहा है, तो अपने आप एक्स मीटर क्यूब ऑफ ओबी हम लोग निकाल रहे हैं। ये यहाँ तक ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ पे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो हम लोग सेलिंग कॉस्ट ऑफ ओर क्या है, सेल वैल्यू ऑफ ओर क्या है, ₹5,000 पर टन है। और 1 टन हम लोग का और निकल रहा है, तो 5,000 इंटू वन, ये हम लोग क्या, सेलिंग कॉस्ट। और ये क्या है, हम लोग का माइनिंग कॉस्ट। जितना कमा रहे हैं इतना पैसा लग रहा है, ये दोनों इस पॉइंट पे जीरो होगा, क्योंकि ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। और ये कैसे, ये स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना लिखा है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ माइनिंग ऑफ ओर कितना है, ₹2,000 पर टन 1 टन के लिए, इंटू प्लस आपका स्ट्रिपिंग कॉस्ट है, ओबी रिमूवल कॉस्ट है ₹950 पर मीटर क्यूब। एक्स मीटर क्यूब का एक्स लिख देंगे। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 3.16। ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? ये देखिए क्वेश्चन। On which of the following parameters spacing between the boreholes drilled for the purpose of methane drainage depends in case of in-seam methane drainage? in-seam methane drainage मेथड में पहले बताया था कि बेसिकली इसमें अगर हम लोग लॉन्ग वॉल माइनिंग कर रहे हैं और रिट्रीट लॉन्ग वॉल माइनिंग कर रहे हैं या फिर एडवांसिंग कर रहे हैं, तो जिस तरफ का कोयला अभी हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं किए हैं उधर हम लोग फ्लैंकिंग होल्स बोरोल्स बनाते थे। हाँ, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। फ्लैंकिंग बोरोल्स बनाते थे ना। मान लीजिए ये प्लान व्यू है, इधर से हम लोग का एडवांसिंग है। एडवांसिंग ऑफ फेस इधर से हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ऐसे बोरहोल्स बनाते थे ना। ये आपका गेट है। ठीक है। क्या होता था, फ्लैंकिंग बोरहोल्स का क्वेश्चन एक और आगे मिलेगा। और इन दोनों के बीच में मैं पहले बताया था, स्पेसिंग आपका कितना होता है फ्लैंकिंग बोरहोल्स के बीच में। ये होता है स्पेसिंग 10 से 80 मीटर। हम्म। तो ये जो आपका पर्पज ऑफ मीथेन ड्रेनेज है, ये इन सिंग मीथेन ड्रेनेज मेथड, ये किस पे डिपेंड करता है? परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है आपका। परमेबिलिटी होता है आपका एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू फ्लो ऑफ द लिक्विड,
टू कॉज द फ्लो ऑफ द लिक्विड। एक होता है पोरोसिटी, पोरोसिटी होता है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू होल्ड द लिक्विड, कि कितना लिक्विड वो होल्ड कर जाए, होल्ड कर पा रहा है, तो उसको कहते हैं पोरोसिटी। परमेबिलिटी होता है क्या एबिलिटी है उस मटेरियल का टू अलाउ द फ्लो ऑफ द लिक्विड, फ्लो अलाउ कर रहा है। बात करता हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। एमएमटी की सेपरेट क्वेश्चन बैंक भी सेपरेट अपलोड कीजिए। मैं तुम लोग क्वेश्चन पेपर चाहिए एमएमटी का ना, बोलता हूँ मैं सर से, ठीक है। और ये पीपीटी भी मैं सब ये तो मेरा पिछले क्लास का भी बचा है, तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ मैं, एमएमटी पेपर्स आप लोग को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन द बोरहोल्स इन केस ऑफ मीथेन ड्रेनेज बाय इन सिम मीथेन ड्रेनेज। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं बताया ना कि जो इन सिम मीथेन ड्रेनेज मेथड होता है वो लॉन्ग वॉल अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर एडवांस फेस एडवांसिंग का डायरेक्शन ये है कि इधर आपका कोल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, अगर हम फ्लैंकिंग बोरहोल्स बनाते हैं और उसके बीच में जो स्पेसिंग हो 10 से 80 मीटर हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 80 मीटर। 80 मीटर से ज्यादा नहीं करते हम लोग, ठीक है। इसका क्या होगा ऑप्शन, 80 मीटर होगा ना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ क्रॉस मेजर बोरहोल ड्रेनेज मेथड ऑफ मीथेन, व्हाट इज द मिनिमम इंक्लिनेशन ऑफ द बोरहोल टू अवॉइड द लेस गैस प्रोडक्शन एंड डाइल्यूशन। तो क्रॉस मेजर बोरहोल ड्रेनेज मेथड में बताए थे कि जो हम लोग का गेट है, मान लीजिए यही है लॉन्ग वॉल, इधर गेट है, इधर से हम लोग यहाँ से बोरहोल करते हैं ऊपर या नीचे डायरेक्शन में, एक थीटा इंक्लिनेशन पे, ऊपर सिम रहता है नीचे सिम रहता है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग बोरहोल करते हैं। क्या 10 होगा यार, मिनिमम बोला है क्या, मैक्सिमम बोला है भाई। भाई क्वेश्चन पढ़ लिया अगर, मैक्सिमम बोला है। हम्म, मिनिमम होता तो 10 मारते, इसमें क्या बड़ी बात क्या है, ठीक है। हाँ, तो ये जो थीटा इंक्लिनेशन होता है ये आपका वैरी करता है, 50 से 60 डिग्री हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं कि 50 60 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लैट सिम में। लेकिन थीटा आपका 45 डिग्री से तो बिल्कुल ही कम नहीं होना चाहिए, मतलब एक रेंज कहा जाता है कि 50 से 60 डिग्री होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए, 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और थीटा अगर 50 से कम भी है तो 45 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 45 से कम होगा तो आपका ये कॉज करेगा आपका डाइल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ गैस इसके वजह से होने लगेगा, क्योंकि इसका रीजन ये होता है बिकॉज ऑफ आपका लार्जर लीकेज होने लगता है ऑफ एयर इनटू द होल, जो तो इसके वजह से आपका डाइल्यूशन होने लगेगा। जब लीकेज ऑफ एयर आपका होने लगेगा इनटू द होल, तो जो हम लोग मीथेन हम लोग होल से निकाल रहे हैं वो एयर के साथ मिक्स होकर डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और आपका बोरहोल जैम होने का चांस भी बढ़ जाता है, बोरहोल जो है वो जैम होने का चांस भी बढ़ जाता है, चांसेस इंक्रीजेस, ठीक है। तो मतलब थीटा 45 डिग्री से तो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, अगर आपका टू अवॉइड लेस गैस प्रोडक्शन और डाइल्यूशन को अवॉइड करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सैंडी, a manufacturing engineer, just received a year-end bonus of rupees 10,000 that will be invested immediately with an expectation of earning. रेगुलेशन में भी दिया है 45 डिग्री, हाँ रेगुलेशन में भी 45 डिग्री दिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का ये रेगुलेशन में भी 45 डिग्री दिया है। सर जूम कीजिए, रुको जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सैंडी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जस्ट रिसीव्ड अ ईयर एंड बोनस ऑफ रुपीज 10,000 दैट विल बी इन्वेस्टेड immediately after immediately with the expectation of earning at the rate of 8% per year. Sandy hopes to take the entire amount in exactly 20 years to pay for the family vacation when the oldest daughter is due to graduate from the college. Find the amount of funds that will be available in 20 years. ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है। 10,000 रुपीज अभी हम लोग डाले हैं, तो 1 + i इंटरेस्ट रेट कितना है, क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + i⁴ होता है नेट वैल्यू। तो 10,000 इंटू 1 + i कितना इंटरेस्ट रेट 0.08 है, टू द पावर ऑफ 20 हो जाएगा, ये ना होगा। तो कितना होगा आपका 10,000 इंटू, इसको निकालिए सॉल्व करिए, आएगा आपका 4.6610, आपको हो जाएगा $46,610। इतना ही आपका 20 साल के बाद निकालेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। इसमें देखिए क्या कह रहा है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। इन सी मीथेन ड्रेनेज मेथड हम आपको बताए थे, ये नहीं समझे सर। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सैंडी है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और उसको एंड के ईयर में 10,000 रुपए का बोनस मिला है। 10,000 रुपए को उसने तुरंत इन्वेस्ट कर दिया है, और वो कह रहा है उसको 20 साल बाद निकालेगा एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट। और बीच में कहानी बहुत बनाया है फैमिली वेकेशन वगैरह के लिए। मेन ये है कि 20,000 रुपए अभी लगाए हैं, 20 साल बाद हम लोग निकालेंगे एट द रेट ऑफ 8% ऑफ इंटरेस्ट, तो 20 साल बाद कितना रुपए निकलेगा, तो इतने ही निकले ना। 1 + i⁴ ये फॉर्मूला होता है ना। 10,000 रुपये अभी बस डाले हैं, हर साल नहीं डाल रहा है, बस अभी डाल दिया 10,000 रुपया, उसको 20 साल बाद निकालना है। तो ये होता है p × 1 + i⁴ हम्म, समझ में आया अब। PRT/100 आप तुम्हारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का कोई यूज नहीं है, बस फॉर्मूला होता है उसका। डायरेक्ट दे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा, नहीं तो कभी भी उसका यूज नहीं होगा। आप लोग को पता है ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, बेसिक सा है। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि आपका मतलब जो इनिशियल अमाउंट जमा किया है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए 20 साल तक किए हैं, 20,000 रुपये आया, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो एक साल में कितना हो गया, 20,000 का 10%, 2,000 बढ़ा, 22,000 हो गया। तो नेक्स्ट अगले साल फिर 20,000 पे मिलेगा आपको। और कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट अगले साल पे आपको 22,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, तो 2,200 लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट बस फॉर्मूला है, उसका कहीं यूज नहीं होता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम में रटने वाला क्वेश्चन है, आपके नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है। इन सी मीथेन ड्रेनेज मेथड क्या है? इसमें आपको बताया था ना, इन सी मीथेन ड्रेनेज मेथड में फ्लैंकिंग बोर्स बनाते हैं ड्रेन करने के लिए। तो ए का तो 4 ऑप्शन है, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है। हम्म। और आपका फिर नेक्स्ट देखते हैं गॉब ड्रेनेज क्या होता है। गॉब ड्रेनेज में हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग्स आर ड्रिवन विद देयर वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन मिडवे बिटवीन द गेट रोड्स इन द वर्किंग सीम्स। वर्किंग सीम में ही करते हैं, तो बी का आपका 1 है। क्रॉस मेजर बोरहोल ड्रेनेज मेथड में क्या करते हैं, बोरहोल्स आर ड्रिल्ड फ्रॉम द रोडवेज आइदर अपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द वर्किंग सीम। सी का 2। देख लीजिए ना, क्रॉस मेजर ड्रेनेज मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो रोडवेज है उससे ऊपर नहीं तो नीचे डायरेक्शन में बोरहोल इंक्लाइन ड्रिल करते हैं ना, जो ही बताया था, थीटा आपका 50 से 60 डिग्री होता है। तो सी का 2 और डी फिर बेस्ट मेथड और एडजेसेंट सुपर जेसेंट मेथड क्या होता है। इसमें अगर आपका वर्किंग सीम है और उसके 25 से आपके करीब 35 मीटर नॉन वर्किंग सीम है, तो ऊपर हम लोग ड्रिल होल करते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा डी का 3। यही है, ए का 4, बी का 1। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सी का तो आपका 2 होगा ही। ए का 4, सी का 2। डी का 3। डी का हेडिंग्स आर गिवन विद द वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन बिटवीन। सेकंड देख लेता हूँ मैं। डी ऑप्शन कैसे होगा? ए का तो आपका 4 सही है और सी का आपका 2 होगा, ये तो कंफर्म है। बी ऑप्शन यहाँ से निकल रहा है, ए का 4, सी का 2। बी का 1 और 3 में ये कह रहा है बी का 3 है, डी का 1 है। क्रिटिकल क्वेश्चन को देख लेता हूँ। बी का 3 होगा और डी का 1 होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। ये ए का तो समझ में आया ना, इनसिम मीथेन ड्रेनेज मेथड, जो अभी हम फ्लैंकिंग बोरोस वाला बताएं, तो ये होगा उसका। और क्रॉस मेजर का आपका जो बोरहोल ड्रिल्ड फ्रॉम रोडवेज आइदर अपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंक्लाइंड बोरहोल ड्रिल करते हैं इसमें हम लोग, इसका ये होगा। ये आपका ए हो जाएगा इसका, और ये सी हो जाएगा। ठीक है। गॉफ ड्रेनेज में हम लोग क्या करते हैं, जो गोफ एरिया होता है वहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रिल करके हम लोग वो निकालते हैं ना मीथेन। और हिर्सबेस्ट मेथड में आपका क्या होता है कि एक वर्किंग सीम है, उसके 25 से 35 मीटर नॉन वर्किंग सीम है, तो वहां परपेंडिकुलर ड्रिल करके, वर्किंग सीम से परपेंडिकुलर ड्रिल करके नॉन वर्किंग सीम से, फिर वहां से हम लोग मीथेन ड्रेनेज करते हैं। यही ना होता है? हम्म। तो अब इसमें देखिए ना क्या होगा। गॉफ ड्रेनेज का क्या कह रहा है, इफ गैस इज नॉट रिमूव देन इट विल बी माइग्रेट टुवर्ड्स द वर्किंग हॉरिजॉन एंड बिकम लोड ऑन द वेंटिलेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब वही कह रहा है कि गोफ एरिया से अगर गैस नहीं निकाला गया तो आपका सही है, ये ऑप्शन बी का 3rd ही होगा। हम गलत कर दिए थे, डी का कर दिए थे। और डी में कह रहा है कि हिज बेस्ट मेथड और सुपर जेसेंट मेथड, इसको भी कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर जेसेंट मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं कि वर्किंग सीम से नॉन वर्किंग सीम की तरफ परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ड्रिल होल करते हैं, फिर वहां से आपका मीथेन ड्रेनेज होता है।
ठीक है। अब फोटो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, कहाँ से समझाऊँ फोटो से। पिछले क्लास में मैं समझाया था शायद सबका एक एक एक्सप्लेन करके। यही है तुम्हारा कि इन मीथेन ड्रेनेज, ये लॉन्ग वॉल पैनल है। फेस एडवांस का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे हम लोग इधर है तो इधर कोल एक्सट्रैक्ट हो गया, इधर नहीं निकला है, उधर हम लोग बोरोल्स ड्रिल करते हैं। प्लान व्यू है, इसी को हम लोग फ्लैंकिंग बोरोल्स कहते हैं। और इसका स्पेसिंग हम बताए थे कि 10 से 80 मीटर हो सकता है। तो इससे हम लोग एक गेट रोडवेज है, फिर यहाँ से हम लोग मीथेन ड्रेनेज करते हैं। ये हो गया इन सिम मीथेन। ठीक है, मीथेन ड्रेनेज हो गया। वही अगर आपका गोफ एरिया है, जहाँ कोल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, यहाँ कोल है, यहाँ से हम लोग प्लान व्यू बनाए हैं तो दिख रहा है ना, जो होल है वहां से हम लोग परपेंडिकुलर सरफेस से ड्रिल होल किए हैं और यहाँ से मीथेन ड्रेनेज किया है, गॉब ड्रेनेज। इतना समझा पा रहा हूँ, समझे। एक यहाँ पे सीम है और यहाँ 25 से 35 मीटर नॉन वर्किंग सीम है। यहाँ से ड्रिल होल करते हैं और यहाँ से मीथेन ड्रेनेज करते हैं। ये आपका होता है रिस्क बेस्ड मेथड। ठीक है, और क्रॉस मेजर बोर होल है जो यहाँ पे हम लोग ड्रिल होल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल किए थे, ये एक वर्किंग सीम है। तो समझ लो ना, गेट रोड पे खड़े हो, और इसका डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, और इंक्लाइन ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ अगर सीम है तो। ठीक है, तो ऊपर और नीचे की तरफ हम लोग इंक्लाइन बोरोल्स करते हैं। वो होता है आपका बोरोल क्रॉस मेजर ड्रेनेज मेथड। अब समझ में आया कुछ? ये इन सीम मीथेन ड्रेनेज हो गया, गॉब ड्रेनेज हो गया, रिस्वेस मेथड हो गया। और इसी में अगर इन सीम वाले में देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल होल कर रहे थे हम लोग सीम के अंदर, ये हॉरिजॉन्टल की जगह ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो समझा पाया पाया। बाकी डायग्राम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा फिर से। अभी तो डायग्राम नहीं है मेरे पास, खोज के लाऊंगा। ठीक है, ये देखिए लास्ट क्लास में इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फिर से इस तरह क्वेश्चन आ गया आपका। इसमें क्या कह रहा है आपका, कुछ नहीं कहेगा आपका, एक का बियरिंग दिया रहेगा, लास्ट का बियरिंग पूछेगा और मल्टीपल डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इधर फालतू ऊपर पढ़ने का मतलब नहीं है। इस तरह क्वेश्चन इसी तरह का रहता है। इसमें जो आपका स्मॉल एंगल रहता है उसको कहते हैं हम लोग को वेस्ट बेच एंगल। ये ACB एंगल, ये एंगल जो आपका दिया है। ठीक है, अब इसमें लेंथ क्या क्या दिया है, AB दिया हुआ आपका 2.286 मीटर, ये ट्रायंगल देख रहे हैं ना, उसी में बना रहे हैं। ये BC लेंथ दिया हुआ है आपका 2.621 मीटर। ये आपका AC दिया हुआ है 4.907 मीटर। ठीक है, ये आपका CD दिया हुआ है 18.348 मीटर। ठीक है, और आपका DE दिया हुआ है 30.148 मीटर। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है इसमें, एंगल BCD दिया हुआ है, ये एंगल दिया है, और एंगल CDE दिया हुआ है 96 डिग्री। और आपका क्या दिया हुआ है, वेस्ट बेस एंगल आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से ये हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें साइन रूल लगेगा। ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ है ना, और AC का आपका बियरिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन में बियरिंग किसका दिया है, कहाँ दिया है, बियरिंग ऑफ AB दिया हुआ है। ये पूरा इसका मतलब बियरिंग क्या होता है,
ये ए बी सी है, ट्रू नॉर्थ से जो एंगल बनाता है वो लाइन, उसको बियरिंग कहते हैं ना। तो ए बी का बियरिंग दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है ये एंगल हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, ये वाला, तो ये एंगल आएगा, तो ये आपका क्या, ट्रू नॉर्थ से एसी का बियरिंग आएगा। एसी का बियरिंग आएगा, फिर हम लोग उसका बैक बियरिंग ऑफ एसी निकालेंगे तो सीए का बियरिंग आएगा। फिर वहां एंगल से हम लोग करेंगे तो सीडी का बियरिंग आएगा। फिर वहां से डी का बियरिंग आएगा। ऐसे ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट हम लोग ऐसे ही करेंगे ना। समझ में आ रहा है ना? एक पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया था ऐसा। हम्म। आंसर पे मत जाओ भाई, पहले तुम क्वेश्चन समझो। ठीक है, तो इस पे आपका साइन रूल लगाते हैं, इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे साइन रूल लगाते हैं। ये देखिए, एबीसी जो ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय उसके सामने वाला डिस्टेंस, एंगल ए के सामने वाला डिस्टेंस क्या है, 2.621 है, बीसी, बीसी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइड बाय उसके सामने वाला डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी, उसके सामने वाला डिस्टेंस क्या है, ए सी। इन दोनों को यूज करके हम लोग को आ जाएगा, एंगल सी दिया हुआ है, ए बी दिया, बी सी दिया, एंगल ए निकालना है हम लोग को। और ये आप लोग को पता है कि एंगल बहुत स्मॉल है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। इस केस में आप देख सकते हैं थीटा बहुत स्मॉल है, ये ट्रायंगल का थीटा बहुत स्मॉल होता है। देखिए ना, एंगल आपका जो एंगल ए सी बी है वो 0 डिग्री 1 मिनट 40 सेकंड है, तो बहुत स्मॉल है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एंगल ए बी सी कितना है, 2.621 इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी कितना दिया हुआ आपका, ए सी बी दिया 0 डिग्री 1 मिनट 40 सेकंड। ये देखिए, 0 डिग्री 1 मिनट 40 सेकंड, इतना एंगल ए सी बी है, ये ना। अब इसको पूरा सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट में 60 होता है, तो 60 + 40 कितना हो गया, 100 सेकंड हो गया। तो लिख सकते हैं कितना हो गया, 100 सेकंड डिवाइड बाय ए बी कितना है आपका, 2.286, ये ना है। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। ये कितना होगा, 2.621 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.286 होगा। ये कितना आएगा, 114.65 आएगा। फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, तो 0 डिग्री 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 1 मिनट, और ये कितना हो जाएगा, 54 के आसपास आएगा, 54.65, इसको 55 ही लेके चल लेते हैं, 55 अप्रॉक्स आएगा, 55 सेकंड। ठीक है, समझ में आया ना एंगल ए कैसे आया, साइन रूल लगा के। लास्ट क्लास अटेंड किए थे शैलेंद्र मेरा? भाई अभी तक तुम कुछ बताया नहीं, ऊपर से क्या जा रहा है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी का लेंथ दिया हुआ है, बी सी का लेंथ दिया हुआ है, ए सी का लेंथ दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल आप लोग साइन रूल लगा के नहीं निकाल लेंगे। साइन रूल हम बता भी दिए, फॉर्मूला भी पूरा लिख दिए हैं। साइन रूल क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय उसके सामने वाला लेंथ इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी डिवाइड बाय उसके सामने वाला लेंथ ये है, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी डिवाइड बाय उसके सामने वाला लेंथ, ये ना ए सी। ये साइन रूल होता है आपका। साइन रूल में ये होता है कि अगर साइन थीटा, अगर में थीटा बहुत स्मॉल है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, इस केस में ये लगेगा क्योंकि थीटा स्मॉल है। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट करके हम लोग एंगल ए निकाल दिए। अब तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे चले। कुछ नहीं, हम लोग को डायग्राम से बस खेलना आ रहा है। सेकेंड रुकिए, इसका जरा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, 3 4 कॉपी ले लेते हैं।
ठीक है, आप देखिए। अब ये आपका ए बी का बियरिंग, ये टू नॉर्थ है ना, टू नॉर्थ प्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा एंगल आपका बियरिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बियरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बता रहा हूँ, बियरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड 40 मिनट। ठीक है, इक्वल टू 40 डिग्री एंड 40 मिनट। 40 सेकेंड है कि मिनट, मिनट है, सेकेंड नहीं है। ठीक है, बियरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री 40 मिनट एंड 0 सेकेंड है। ठीक है, तो बियरिंग का मतलब क्या हुआ ए बी का, ट्रू नॉर्थ से जो ए बी एंगल बना रहा है वो बियरिंग ऑफ ए बी हो गया, ये पूरा। अब इसमें से ये वाला एंगल हम लोग माइनस कर देंगे, जो एंगल ये निकाले, तो ये एंगल हम लोग के पास आ जाएगा ना। ये आपका क्या होगा, टू नॉर्थ से एसी का बियरिंग, तो बियरिंग ऑफ एसी आ जाएगा। बियरिंग ऑफ एसी क्या होगा आपका, बियरिंग ऑफ ए बी में से जो कि है 40 डिग्री 40 मिनट 0 सेकेंड, माइनस कर देंगे एसी एंगल, एंगल ए, ये वाला जो अभी हम लोग निकाले हैं वो कितना है, 0 डिग्री 1 मिनट 55 सेकेंड। यही है, तो इसको आपस में माइनस करें कितना होगा, इधर से कॉमन लीजिए 60 हो जाएगा। 60 माइनस 55 कितना होगा, 5 सेकेंड्स। 39 - 1 38, हो जाएगा 40। 48 डिग्री 40 डिग्री 38 मिनट 5 सेकेंड्स आ जाएगा। समझ में आया ये, तो ये क्या है आपका, ये एंगल आया। अब एसी का बियरिंग है तो सीए का बियरिंग निकल जाएगा ना, आपको पता है ना। एसी का बियरिंग है तो सीए का बियरिंग निकालने का सीधे फॉर्मूला होता है। बियरिंग ऑफ सीए कैसे निकलता है, अगर आपका 180 डिग्री से कम है तो उसमें ऐड कर देते हैं, ये लाइन है कोई, अगर इसका बियरिंग दिया हुआ है एबी का बियरिंग दिया हुआ है टू नॉर्थ बना लीजिए, ये होगा सीए का, बीए का बियरिंग ये होगा, उल्टा होगा ना। तो क्या होता है, अगर एबी का बियरिंग जो है वो लेस देन 180 डिग्री है, तो जो एबी के बियरिंग है, मान लीजिए एबी का बियरिंग ये एबी डिग्री है, प्लस 180 डिग्री कर देते हैं तो वो आ जाएगा आपका बीए का बियरिंग। और अगर एबी का बियरिंग आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो उसमें आपका माइनस 180 डिग्री कर देते हैं तो आ जाएगा आपका बीए का बियरिंग। ये पता है ना आपको, ये पता होना चाहिए इसके लिए। तो बियरिंग ऑफ सी निकालेंगे, बियरिंग ऑफ एसी क्या है, लेस देन 180 डिग्री है तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करिए कितना आएगा, 220 डिग्री 38 मिनट 5 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया। बियरिंग ऑफ सीए निकल गया, बियरिंग ऑफ सीए क्या है, ये टू नॉर्थ है, से सीए का एंगल क्या है, ये पूरा है, ये बियरिंग ऑफ सी है, यहाँ तक हम लोग का निकल गया। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया। मैं बता रहा हूँ भाई बीसीडी का क्या यूज है, पहले तुम आराम से समझते जाओ ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेप वाइज देखो। बियरिंग ऑफ सी निकल गया, बियरिंग ऑफ सी क्या है, ये पूरा एंगल है। ठीक है, अब तुमको देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एंगल कुछ दिए होंगे, एंगल बी सी डी दिया हुआ है, एंगल सी डी ई दिया हुआ है। बी सी डी मतलब ये एंगल, और सी डी ई मतलब ये एंगल। ये 96 डिग्री ये दिया हुआ है, और ये एंगल आपका दिया हुआ है 181 डिग्री, यही ना है। ये है बी सी डी ये वाला, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ।
वहां तक आप लोग को समझ में आया ना कि बीसी का बेयरिंग हम लोग निकाल दिए हैं, सॉरी, सीए का बेयरिंग, जो ये एंगल पूरा है, सीडी की बेयरिंग के लिए ये एंगल हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। यार यहाँ पे दो केस बन के लेके चलना पड़ेगा। बीसीडी 181 डिग्री दिया हुआ है, सीडी 96 डिग्री। सीडी तो ये समझ में आ रहा है 96 डिग्री दिख भी रहा है, साफ साफ है। तो बीसीडी जो ये आपका है 181 डिग्री, वो क्या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हम्म। एक बार ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाला। ये एंगल मेरे को पता नहीं है, ये और ये हुआ तभी हो पाएगा। इसको हम लोग बीसीडी मान लेंगे। हम्म। सो करते जा रहा हूँ भाई। अभी हम लोग बीसीडी इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा वाला जो है, ये एंगल है, एंगल बी सी डी, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस बीसीडी करेंगे, क्या आएगा, ये एंगल आएगा। ये ना आएगा। हम्म। ये पूरा होगा ना, यहाँ तक गलत बना दिया हूँ डायग्राम, ठीक है। ये एंगल बी सी डी, ये पूरा है यहाँ ये तक। और जैसे हम लोग 180 डिग्री माइनस बीसीडी करेंगे, ये एंगल आएगा। ये एंगल दिख रहा है जो ये ऐसे बनाया हूँ, बीसीडी एक्सटीरियर वाला, ठीक है, बीसीडी एक्सटीरियर वाला। और बियरिंग ऑफ एसी क्या दी, सीए क्या दिया हुआ है, ये है सीए। तो हम लोग को क्या निकालना है, बियरिंग ऑफ ये, तो ये पूरा एंगल निकालना है ना। अगर सीडी का बियरिंग निकालना है तो ये हम लोग को एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, जो बियरिंग ऑफ आपका सीए है, ये एंगल, इसमें से ये एंगल माइनस करना पड़ेगा। और ये एंगल, एंगल ए सी बी, ये दोनों माइनस करना पड़ेगा। तो बियरिंग ऑफ जो आपका सीए है, उसमें से माइनस करेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल बीसीडी, कितना है, एंगल बीसीडी आपका दिया हुआ है 181 डिग्री, माइनस 181 डिग्री, 180 नहीं है यार, 360 होगा, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, 360 डिग्री माइनस बीसीडी, ठीक है। 360 डिग्री माइनस ये करेंगे, और ये एंगल, यहां से तो ये एंगल आया है। 360 डिग्री माइनस बीसीडी क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल बीसीडी है जो ये बनाया हूं मैं, ये माइनस किए, और ये भी तो माइनस करना पड़ेगा। क्या, एंगल ए सी बी, जो स्मॉल एंगल जो आपका दिया हुआ था, एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है आपका, 0 डिग्री 1 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। बीरिंग ऑफ सी ए आपका कितना है, 220 डिग्री 38 मिनट 55 सेकेंड, माइनस 360 माइनस 181 कितना होगा, 179 डिग्री होगा, माइनस 0 डिग्री 1 मिनट 40 सेकेंड, ये होगा। इसको आप करिए सॉल्व। 220 माइनस 179 कितना होगा, 41 डिग्री आएगा।
55 में से 40 गया, ये आपका 15 आया सेकेंड, और ये आपका आ गया 37 मिनट। 55 है कि 5 है? 5 है, एक सेकेंड, 5 है, रुक जाओ। तो 5 है, 5 में से 40 आएगा, तो यहाँ से एक कॉमन लेंगे, कैरी ओवर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 65 माइनस 40 करेंगे, 25 सेकेंड होगा, और ये यहाँ इधर से चला जाएगा, तो 37 माइनस 1 कर देंगे, 1 सेकेंड, 36, और ये 220 में से माइनस करेंगे कितना? 179, ये आ जाएगा 41। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 41 डिग्री 36 सेकेंड 20 41 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड, ये आ जाएगा आपका बियरिंग ऑफ सी ए। बियरिंग ऑफ सी ए, फिर से एक बार डायग्राम में दिखा लेते हैं हम। आपका ए बी का बियरिंग दिया हुआ था, इसका ट्रायंगल ए बी सी देखिए, ये एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग इस ट्रायंगल ए बी सी में साइन रूल लगा के ये एंगल निकाले हैं। जब ये एंगल इसमें से माइनस किए हैं, इसमें से ये एंगल माइनस किए हैं, तो ये एंगल आया है, ये आपका बियरिंग ऑफ ए बी आ गया है, बियरिंग ऑफ ए बी आ गया है, ये एंगल बियरिंग ऑफ ए बी निकाले हैं, फिर सॉरी बियरिंग ऑफ ए सी आ गया है, फिर बियरिंग ऑफ ए सी निकला है ये, फिर हम लोग क्या निकाले? बियरिंग ऑफ सी ए, ये एंगल होगा आपका बियरिंग ऑफ सी ए, क्योंकि ये 180 डिग्री से कम था, तो जो बियरिंग ऑफ ए सी है उसमें प्लस 180 डिग्री की है, आपका आ गया बियरिंग ऑफ सी ए, ये एंगल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी सी डी करेंगे, 180 डिग्री माइन 180 फिर बोल रहे हैं 360 माइनस बी सी डी करेंगे, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बी सी डी आ जाएगा, जो कि होगा ये वाला। ये तक होगा ना? ठीक है, तो अब जो बियरिंग ऑफ, ये क्या है आपका? ये आपका है बियरिंग ऑफ सी ए है, बियरिंग ऑफ सी ए में से ये एक्सटीरियर एंगल बी सी डी माइनस करेंगे, और ये एंगल जो स्मॉल एंगल ये माइनस करेंगे, दिख रहा है? बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल ये यहां तक है, और ये स्मॉल एंगल ये पूरा माइनस करेंगे, इसमें से तो ये एंगल आ जाएगा, यही ना ये एंगल आपका क्या है? टू नॉट से सी डी का वो बना रहा है एंगल, तो ये आपका बियरिंग ऑफ सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बियरिंग ऑफ सी डी, बियरिंग ऑफ सी डी। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया ना सबको? अब नेक्स्ट क्या करना है? अब बियरिंग ऑफ सी डी दिया है, फिर हम लोग क्या पीछे निकालेंगे? बियरिंग ऑफ डी सी। बियरिंग ऑफ डी सी निकालने के लिए क्या होगा? टू नॉट से ये पूरा एंगल होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बियरिंग ऑफ डी सी पूछा है मेरे ख्याल से, कि डी ई पूछा है? डी ई पूछा है। ये ई है, यहाँ पे ई है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बियरिंग ऑफ सी डी आपका दिया हुआ है, फिर बियरिंग ऑफ डी सी निकालने के लिए क्या होगा? 180 डिग्री से कम है तो ऐड करना पड़ेगा, तो बियरिंग ऑफ डी सी होगा 180 डिग्री प्लस 41 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड, इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा, 221 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड आ जाएगा। ये क्या होगा? टू नॉट से जो आपका टू नॉट से जो आपका ये एंगल बनेगा डीसी का, लाइन का, ये आपका होगा, और इसमें जब हम लोग ये एंगल सी डी ई जो कि 91 डिग्री दिया हुआ है, कितना था? 91 ही था, देख लेते हैं, इसमें ये ऐड कर देंगे, तो टू नॉट से ये किसका एंगल बनेगा? डी का बनेगा,
तो यहाँ से आ जाएगा बियरिंग ऑफ डी। बियरिंग ऑफ डी होगा आपका, जो आपका बियरिंग ऑफ है आपका डीसी है, उसमें प्लस कर देंगे एंगल सी डी ई, ये वाला, ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कितना, 96 डिग्री सी डी ई। सी डी दिया हुआ 96 डिग्री, तो 96 डिग्री इसको ऐड करिए, 221 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड में 96 डिग्री ऐड कर दीजिए। 221 प्लस 96, 317 आ गया। कितना आ गया, 317 डिग्री 36 मिनट 25 सेकेंड, ये आ गया। ऑप्शन क्या क्या है? ये ऑप्शन आपका सही है, 317 36, ये ना है हम लोग का, 25 है, वो हम लोग अप्रॉक्स लेके किए थे, तो ठीक है 370 डिग्री 25 36 मिनट 25 सेकेंड। अब समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, बताइए। 96 है। लास्ट का लाइन रिपीट कर दीजिए, लास्ट का कौन सा? फिर से एक बार डायग्राम से मैं समझा देता हूँ, रुको। ये डायग्राम देखो, इसको पूरा मिटाते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन में आपको बियरिंग ऑफ ए बी दिया हुआ है, टू नॉट से जो एंगल बना रहा है ए बी, ये बियरिंग दिया हुआ है। ये ट्रायंगल ए बी सी देखिए, इसमें ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो और ए बी बी सी और सी ए का लेंथ दिया है, तो साइन लगा के हम लोग ये एंगल निकाल देंगे। और एंगल, ये एंगल में से जो बियरिंग ऑफ ए बी है, उसमें से ये जो स्मॉल एंगल ए माइनस करेंगे, तो हम लोग का ये एंगल आएगा, ये हो जाएगा आपका बियरिंग ऑफ ए सी। बियरिंग ऑफ ए सी निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका बियरिंग ऑफ सी ए का फॉर्मूला है, बियरिंग ऑफ सी ए आ गया। अब आपका एंगल बी सी डी ये दिया हुआ है, ये एंगल आपका दिया हुआ है 360 डिग्री में, ये एंगल आप माइनस करेंगे, तो ये देखिए ना, आप फिर ज्योमेट्री खेल के आप ये माइनस करके आप ये एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल हम लोग को निकालना है, कैसे निकलेगा? बियरिंग ऑफ सी ए में से ये ये इसका एक्सटर्नल एंगल माइनस ये एंगल माइनस करेंगे सीधे। हाँ, बियरिंग सी ए में से ये एंगल हम लोग को माइनस करना है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? एक तो इसमें क्या है, स्मॉल एंगल सी ये वाला टर्म है, और ये जो है ये है, ये आपका है बी सी डी एक्सटर्नल, एक्सटीरियर। तो ये कैसे निकलेगा? तो बी सी डी इंटीरियर है, उस 360 डिग्री में से उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा बी सी डी। बी सी डी ये आ गया, और ये एंगल, एंगल ए स्मॉल जो है, इन दोनों को ऐड करके जो बियरिंग ऑफ सी ए उससे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एंगल, ये एंगल। ये एंगल क्या, टू नॉट से सी डी एंगल बना रहा है, ये आ जाएगा बियरिंग। फिर सी डी का बियरिंग आ गया, ये हो गया आपका बियरिंग ऑफ सी डी, बियरिंग ऑफ सी डी आ गया। तो फिर आपका क्या, बियरिंग ऑफ सी डी आ गया, फिर डी डी सी का बियरिंग, टू नॉट से जो ये एंगल बनेगा, और इसमें ये एंगल 96 डिग्री ऐड कर देंगे, तो टू नॉट से डी का एंगल जो बन रहा है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? बताओ यार। ठीक है, तो ये एमएमटी आपका 5 यही कंप्लीट होता है। अब हम लोग को क्या स्टार्ट करना था, एमएमटी 6। ठीक है, एमएमटी 6 का डिस्कशन हम लोग को स्टार्ट करना है।
एक 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। और बताइए आप लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? हाँ, इवनिंग में भी क्लास है, थोड़ा अभी भी ले लेते हैं क्लास। आधा घंटा अभी भी ले लेते हैं, और ले लेना। क्योंकि क्लास तो है नहीं आज आप लोग का। आज शायद बस मेरा ही क्लास है। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन, उससे पहले हम ये क्वेश्चन कराना चाहेंगे। व्हाट इज द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन? अब देखिए, ये लेवलिंग में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें दो तरह करेक्शन आता है। ठीक है। मान लीजिए जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपका मीन सी लेवल है, मान लीजिए आपका मीन सी लेवल है। यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। ये आपका लेवल लाइन है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ से ड्रॉ करते हैं। क्या है आपका लेवल लाइन? रुको, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, पहले समझो। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी हम लोग लेवलिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रख के हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा मारते हैं ना। यहाँ पे अगर शाफ्ट है तो मान लीजिए शाफ्ट यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। और हम लोग को पता है कि अर्थ अपना क्या होता है, स्फेरिकल है, कर्वेचर है कुछ अर्थ का। यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखे हैं, तो हॉरिजॉन्टल ये आएगा, ये आपका डिस्टेंस देगा ना, बल्कि ये देना चाहिए कि अपना अर्थ क्या कर्वेचर होता है अर्थ का कुछ। उस हिसाब से तो ये, अगर यहाँ पे लेवलिंग हम लोग करेंगे इंस्ट्रूमेंट रख के और यहाँ शाफ्ट रख के इंटरसेक्ट कराएंगे, हम लोग ऐसे तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लेकिन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, सॉरी, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से लेवल लाइन इस तरह से कर्वेचर होना चाहिए इसका कुछ, मतलब यहाँ ऐसे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या, ये मेन सी लेवल से देख रहे हैं आप, मेन सी लेवल से हम लोग करते हैं ना, तो मेन सी लेवल से हम लोग को ये डिस्टेंस मिलता है, बल्कि मिलना कितना चाहिए, ये मिलता कितना है, ये मिलता है ना पूरा ऐसे। तो ये आपका एक्स्ट्रा टर्म है, यही होता है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है। इसका करेक्शन ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव इन नेचर है। जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, एक वैल्यू हम लोग लेवलिंग कर रहे हैं और शाफ्ट इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो एक वैल्यू मिल रहा है, उसमें से वैल्यू माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? एक्चुअल वैल्यू पाने के लिए माइनस करेंगे ना, क्योंकि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तब हम लोग को जाके ये मिलेगा जो लेवल लाइन से है, यही ना। हाँ, तो क्या है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इज नेगेटिव इन नेचर, मतलब इसको हम लोग माइनस करेंगे। ये करेक्शन कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, अब वो सब उस पे नहीं जाते हैं, सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं। डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, जो कि होता है आपका, आर पुट करेंगे 0.0785 इंटू डी स्क्वायर। डी होता है डिस्टेंस डी,
अब ये देखिए, अब ये डिस्टेंस दी जब आपका मीटर बहुत कम डिस्टेंस है तो कर्वेचर कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं उस केस में। वही आपका डी अब डिस्टेंस जो आपका किलोमीटर्स में मान लीजिए 60-70 किलोमीटर है, तो आपका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं जो अर्थ का कर्वेचर है इसका इफेक्ट तभी पड़ता है जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तब आपको लगता है कर्वेचर है। अगर डिस्टेंस बहुत कम है, तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो कर्वेचर नहीं लेते हैं, एज अ फ्लैट मान लेते हैं, तो फिर हॉरिजॉन्टल लेके चल लेते हैं। ये हो गया, एक हो गया करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। एक होता है करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ साफ्ट है, या रिफ्रैक्शन की वजह से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे ना जाके नीचे जाके इंटरसेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग को ये वैल्यू मिलना चाहिए था, मिलता ये वैल्यू है, तो इसमें जो ये आ रहा है ये हो जाता है करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये साफ्ट है, इंटरसेप्ट कराएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तुम कितने, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कितने भी डिस्टेंस, मतलब मीटर में दिया रहता है डिस्टेंस तो छोड़ देते हैं 80-90 मीटर, किलोमीटर में दिया है तो रख लेते हैं। तुमको अगर बिल्कुल तुमको बिना डाउट लेके चलना है तो तुम कंसिडर करके चलो, क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझ में आ जाएगा, तुम कंसिडर करके चलो। आगे क्वेश्चन है हम बताएंगे। ठीक है, देखोगे बहुत कम 0.0000006 आ रहा है, ऐसे आ रहा है वैल्यू, मीटर में है तो। ठीक है, तो उसको कुछ कंसीडर करने का मतलब ही नहीं, इसलिए वहां पे उसको छोड़ देते हैं। और ये रिफ्लेक्शन की वजह से लाइन नीचे आपका जाके इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपको डिस्टेंस मिलता है। बल्कि होना क्या चाहिए, ये एक्स्ट्रा टर्म जो है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, इसको हम लोग को ऐड करना पड़ता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है, पॉजिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है क्या, 1.7 d² / 2r। ये तुम्हारा होता है 0.0112 इंटू d²। समझ में आया? अब दो करेक्शन आया, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर, ये होता है पॉजिटिव इन नेचर। अब देखना, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर माइनस करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन करेंगे, ये एक वैल्यू देगा जो कि होगा नेट करेक्शन, और ये होगा आपका नेगेटिव इन नेचर। समझ में आ रहा है कैसे? करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर में हम माइनस कर दिए करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन, तो ये तो पहले से नेगेटिव इन नेचर है, इसको माइनस कर दिए, क्योंकि दोनों प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इन नेचर है। अभी तो यहाँ से जो हम लोग निकाले मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये क्या मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना, तो एक पॉजिटिव इन नेचर एक नेगेटिव इन नेचर है, मतलब एक को माइनस करेंगे वैल्यू से और एक को प्लस करेंगे, तो दोनों तो ऐसे डायरेक्ट मॉड निकाल के दोनों का वैल्यू तो ऐड कर नहीं सकते हैं, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव अपने आप रखना पड़ेगा। तो अगर करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर माइनस करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो ये सी नेट होगा जो कि नेगेटिव इन नेचर होगा, और सी आर माइनस सी सी कर रहे हैं तो ये भी सी नेट होगा, मॉड सेम आएगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर होगा, जो कहते हैं कंबाइंड करेक्शन। सी नेट है कंबाइंड करेक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द कंबाइंड करेक्शन फॉर आपका रिफ्रैक्शन फॉर कंबाइंड करेक्शन कितना बनेगा, मैग्नीट्यूड अगर निकाले सी कंबाइन का, मान लीजिए सीसी कितना है आपका 0.0785 है, और माइनस 0.0112, ये d² होगा, ये कितना हो जाएगा, जाएगा 0.0673 d²। सी कंबाइन 0.0673 है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है 0.0673 इंटू डी, किलोमीटर में रखते हैं हमेशा, याद रखिएगा। ये जो करेक्शन है ये मीटर में आता है, और जो डी है यहाँ इसको हम लोग किलोमीटर में रखते हैं, यूनिट है। ठीक है, ये तुम साइन दिखा रहे हो, साइन नहीं पूछा है क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड पूछा है, उसको ऐसे समझो एज पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, मतलब इसको हमेशा 0.0673 है, नेगेटिव इन नेचर मतलब माइनस करना पड़ेगा, इंटू डी² है।
डी कितना है, 3400 मीटर है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना, 3.4 किलोमीटर, ये स्क्वायर। और दूसरे का 0.0673 इंटू 1.29 ऑलरेडी किलोमीटर दिया, ये हो जाएगा। इसका निकालिए, सॉल्व करिए फटाफट, कितना आएगा। कितना, 0.0673। ये आ रहा आपका 0.778 मीटर, और ये आ रहा आपका 0.112 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट। 9 उधर ले लो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का। कि मतलब आप यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे खड़े हैं तो आप कितने दूर तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसी इसी कॉन्सेप्ट का है, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। कह रहा है कि लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन एट अ सर्टेन स्टेशन एट सी लेवल। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड लाइट हाउस जो डी दिया हुआ है वो 50 किलोमीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो जो सी कंबाइंड हम लोग निकालते हैं ना, इस तरह आप लोग याद रखे रहिए, सी कंबाइंड निकालते हैं, वही आपका होता है हाइट जो आपको दिख सकता है, हाइट ऑफ लाइट हाउस जो कि विजिबल है। ठीक है, आपका क्या फॉर्मूला था, सी कंबाइंड क्या था, उसको एच मान लीजिए, 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक है, तो यही आपका इधर जाता है तो फॉर्मूला आपका एक फॉर्मूला बन के आता है, डी इक्वल टू, इसको नीचे ले जाइए, 3.855 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच, ये एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया एच निकालना है, तो एच आपको हो जाएगा 0.0673 इंटू 50 स्क्वायर। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा। 168.25 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि क्या हाइट है वो जो विजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, द लेवल वाज सेट अप ऑन द लाइन पी क्यू। मान लीजिए डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है। पॉइंट पी क्यू के बीच में कह रहा है एक लेवल सेटअप किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेप्ट खड़ा, साफ्ट खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे आपका साफ्ट खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये जो कह रहा है जहाँ लेवल सेटअप किया है, यहाँ से आपका ये रीडिंग ये जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है ये आपका है 60 मीटर, और ये आपका कह रहा है 1280 मीटर है फ्रॉम पॉइंट क्यू। ठीक है, ये हो गया। और रीडिंग ऑब्टेन ऑन द शाफ्ट किप्ट एट पी एंड क्यू आर, शाफ्ट रीडिंग इसका दिया हुआ है 0.545 मीटर, और इसका आपका दिया है 3.920 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द ट्रू डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ट्रू डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, ट्रू डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन लेके चलेंगे।
मतलब यहाँ पे शाफ्ट रखा है 60 मीटर दूर है, और जो शाफ्ट का इंटरसेप्ट आ रहा है 0.545 है, लेकिन ये बिना करेक्शन के, तो इसका करेक्शन यहाँ पे करेक्शन कितना होगा, सी कंबाइंड 0.0673 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर 60 मीटर में है। यहाँ पे कितना होगा कंबाइंड इस केस में 0.0673 इंटू 1.28 का होल स्क्वायर, ये ना है, यही ना होगा दो केस में। तो सॉल्व करिए। ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 0.000242228 पूरा लिख दे रहे हैं। और ये कितना आ रहा है 1.28 इंटू 1.28, ये आ रहा है 0.11 0.26432, ये है। ये क्या कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव नेचर है, ये जो वैल्यू उसमें से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरसेप्ट रीडिंग कितना हो जाएगा 0.545 माइनस ये होगा 0.000242228, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 3.920 माइनस 0.11026 432 ये होगा। अब क्या कह रहा है आर एल ऑफ पी, अभी देखिए लेवलिंग कर रहे हैं ना, इस पॉइंट में कुछ आर एल होगा, इसके बीच में एलिवेशन डिफरेंस पूछा है, तो वहां का आर एल हम लोग माने थे आर एल ऑफ पी प्लस ये जो साफ्ट रीडिंग आया एग्जैक्ट वाला जो हम लोग करेक्शन के साथ लिख रहे हैं वो होगा, कितना होगा 0.545 माइनस 0.000242228 इज इक्वल टू आर एल ऑफ क्यू प्लस ये साफ्ट रीडिंग, ये होगा ना, ये यहाँ पे इसका आर एल है, ये मतलब इसका हाइट है, इसमें ये हाइट ऐड कर देंगे तो ये इसका हाइट आ जाएगा, और यहाँ पे ये आर एल ऑफ पी है, इसमें ये हाइट कर देंगे इसका हाइट आ जाएगा, तो ये दोनों सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे है ना, तो दोनों का आर एल बराबर होगा, यहाँ से इक्वेट करेंगे 3.920 माइनस 0.11026 सॉल्व करिए, आर एल ऑफ पी माइनस आर एल ऑफ क्यू निकालिए, सॉल्व करिए, इसको इधर भेजिए, कितना आएगा सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 3.265 मीटर के अप्रॉक्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। बताइए फिर से, देखो ये एक सरफेस है, इसमें दो पॉइंट है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, कह रहा है पॉइंट पी और क्यू के बीच में हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, ठीक है, जो कि पॉइंट पी से 60 मीटर दूर है और पॉइंट क्यू से एक 1280 मीटर दूर है। अब हम लोग पी पे साफ्ट रख के उसका इंटरसेप्ट लिया गया है, वो आया है 0.4545, और क्यू पे इंटरसेप्ट रख के साफ्ट रख के इंटरसेप्ट लिया गया है, वो आया 3.920 मीटर, यहाँ तक ठीक है। अब आर एल डिफरेंस पूछ रहा है, तो अगर इसमें हम लोग करेक्शन नहीं लेते तो सिंपल आर एल निकाल लेते ना, कैसे निकलता, आर एल ऑफ पी प्लस ये इज इक्वल टू आर एल ऑफ क्यू प्लस ये 3.92 मीटर 20 मीटर, लेकिन यहाँ पे करेक्शन लेके चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 60 मीटर दूर है इससे और ये 1280 मीटर दूर है, ठीक है। तो अब चाहे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते थे, इग्नोर करके देखिए आंसर फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। देखिए कितना डिजिट पे है, 1 2 3 3 डिजिट का तो आंसर इसके बाद ही स्टार्ट हो रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग निकाल दिए, तो करेक्शन क्या अभी अभी पहले हम कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला बताए हैं, पूरा सो कॉन्सेप्ट बताया, कंबाइंड करेक्शन में करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन होता है, कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करिए, कंबाइंड करेक्शन आया, कितना होगा 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना है 60 मीटर है,
किलोमीटर में करेंगे 0.06 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। अरे यार बताया तो हूं मैं, पूरा बताया ना। करेक्शन ड्यू टू तुम्हारा कर्वेचर होता है, सीसी जो होता है वो होता है d² / 2r। यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 0.0785 डी स्क्वायर। और यहाँ करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो होता है 1.7 d² / 2r, वो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा। और कंबाइंड करेक्शन उन दोनों को माइनस करोगे, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो आएगा आपका कंबाइंड करेक्शन। इन दोनों माइनस करिए, ये तभी ना आ रहा है 0.0673 डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए ना, आप क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक डिस्टेंस देखिए मीटर 60 मीटर, एक 1280 मीटर है। तो ये देखिए 1280 मीटर मतलब 1.28 किलोमीटर, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और 60 मीटर है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। बिना करेक्शन के आंसर गलत आएगा, तुम खुद सॉल्व करो। तुमको खुद नहीं दिख रहा है ये जो करेक्शन ड्यू टू, मतलब जो 60 मीटर के द्वारा करेक्शन आ रहा है वो उसको तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं इग्नोर कर सकते 1.28 किलोमीटर, क्योंकि जो करेक्शन कितना आ रहा है 0.110। तो ये तो भाई बड़ा वैल्यू है ना। तुम खुद करो यार, रुको, बिना करेक्शन के कितना आएगा, जो पॉइंट वाला वैल्यू हटा दो। 3.920 माइनस 0.545, 3.375 आएगा। अगर किलोमीटर्स में वैल्यू दिया रहता है तो ले लेते हैं, मीटर्स में अगर बहुत कम 60-70 दिया है तो नहीं लेते। 800 दिया है मीटर तब भी ले लेना, हम तो कहेंगे तुम लेके चलो। इतना कंफ्यूजन रहेगा क्वेश्चन में तो लेके चलो। ठीक है। कौन क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, तू नहीं पढ़ा? ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कंपनी वांट टू सेट अप अ रिजर्व ऑफ रुपीज डैश मिलियन विच विल हेल्प द कंपनी टू हैव द एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ 12 लाख for the next 20 years towards his employee welfare measure. The reserve is assumed to grow at the rate of 12% annually. Find the single payment that must be made now as a reserve amount. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर जो हम कॉन्सेप्ट जिस तरह समझाते थे, 0th ईयर है, 1 ईयर है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करते करते 20th ईयर है। कह रहा है कि अभी क्या एनपीवी मतलब एक्स अमाउंट जमा करे, ठीक है, कि वो हर साल 1,20,20,000 रुपया, 12-12 लाख रुपया निकालते रहे। ये ना कह रहा है कि अभी 0th ईयर में क्या वैल्यू अभी एक्स अमाउंट जमा करे कि वो अगले साल से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल तक 12 लाख रुपया निकालते रहे। तो यहाँ दिख रहा है एन्युटी ए कितना है, 12 लाख है। इंटरेस्ट है 12%, जो कि 0.12। एन है आपका 20 ईयर। सेम फॉर्मूला लगा दीजिए एनपीवी का। क्या होगा, एनपीवी इक्वल टू 12 लाख इंटू 1 + 0.12 टू द पावर ऑफ 20 - 1 डिवाइड बाई 1 + 0.12 टू द पावर ऑफ 20 इंटू 0.12। यही ना होगा? ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। मिलियन में पूछा है, ध्यान रखो, मिलियन में पूछा है। 1.12 टू द पावर ऑफ 20 - 1 डिवाइड बाय 1.12 टू द पावर ऑफ 20 इंटू 0.12 इंटू 12। कितना आ रहा है ये आपका, 89633332.34 मिलियन है तो 1 2 3 4 5 6, या पॉइंट लगा दोगे? ये पॉइंट लगा दोगे तो कितना मिलियन में कितना आएगा, 8.96 मिलियन आएगा।
मिलियन में पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹5,000 इन अ बैंक अमाउंट एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% फॉर द 10 ईयर। मतलब कह रहा है कि 5,000 रुपया इसने जमा किया है एक बार, और इंटरेस्ट रेट है 12% 10 साल के लिए। कह रहा है कि कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली। जो हम लोग का नॉर्मल क्वेश्चन होता था उसमें कंपाउंडिंग एनुअली होता था, लेकिन यहाँ के कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। तो 12% है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए है। तो क्वार्टरली मतलब 1 साल में कितना क्वार्टर होगा? 4 क्वार्टर होगा। तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 12 डिवाइड बाय 4, 3% आएगा क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना था? 10 ईयर्स था। अब 1 साल में 4 क्वार्टर है, तो नंबर ऑफ क्वार्टर कितना हो जाएगा? 4 × 10 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नया आई, और ये हो जाएगा इसके इस केस का एन। ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये हम लोग जमा कर रहे हैं एक बार में, और 1 + आई है तुम्हारा 0.03 × 10⁻40। 5,000 रुपये जमा कर दिए 10 साल तक, बोले तो 40 क्वार्टर तक, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% एनुअली। उसको हम निकाले एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3% क्वार्टरली। ये सॉल्व कर लीजिए। तो पूछ रहा है 40 क्वार्टर बाद उसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 16,310,19। ठीक है। समझ में आया? ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹8,000 इन अ बैंक अमाउंट एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मतलब ईयरली इंटरेस्ट रेट कितना है इस केस में? ईयरली इंटरेस्ट रेट है 10%। कंपाउंडिंग इज हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट कितना होगा? हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट एक साल में कितना? हाफ ईयरली 2 आता है ना, तो 10/2 5% हो जाएगा। और ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 12 है। तो नंबर ऑफ हाफ ईयरली कितना है? हाफ ईयर एक साल में 2 होता है, तो 12 × 2 24 हो गया। हम्म। फिर वही है, 8,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05 × 10⁻24। इन्हें पूछ रहा है कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा? 24 हाफ ईयरली के बाद, या फिर क्या है 12 साल के बाद। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करिए, 1.05 × 10⁻24 × 8,000 कितना? 25,807,999। ठीक है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आया ना? सेम कॉन्सेप्ट पे था दोनों क्वेश्चन। हम्म। रहने दे आज के लिए, मतलब अभी के लिए। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और कर ले गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही हैं आगे।
रात में किया जाएगा। हाँ, चलो फिर ठीक है, खत्म करते हैं अभी का सेशन। ठीक है। गुड आफ्टरनून सबको। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.